हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एमपी पटवारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा। एक वीडियो के अंदर हम लगभग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इस प्रकार से चैनल पर 5 वीडियो रहेंगी तो 500 से 600 क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे इन सभी वीडियोस के अंदर। ठीक है, देखिए ये जो 500 क्वेश्चन रहेंगे ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और एग्जाम में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्रयास ये रहेगा कि ये 25 क्वेश्चन आपके इन्हीं 500 क्वेश्चन के अंदर से बने। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। हम बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे पहले प्रश्न के साथ में। और पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, ये जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है ये 1976, ठीक है, 1976 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन किसका है? जे.एल. मैसी का। किसका? जे.एल. मैसी का यह कथन है। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन क्या है, ठीक है, प्रचालन क्या है और इसके बाद में ये वित्त क्या है। तो देखिए, एक ऐसा प्रबंध, वित्त मतलब क्या होता है दोस्तों? धन होता है। क्या होता है? धन होता है। ठीक है, रोकड़, पैसा, कैश की व्यवस्था करना ही तो है वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, तो देखिए वित्तीय प्रबंधन क्या है? वित्त की व्यवस्था करना, धन की व्यवस्था करना ही वित्तीय प्रबंधन है। ठीक है, तो देखिए जो आवश्यक धन है, व्यवसाय में लगने वाला जो आवश्यक वित्त है उसको कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, उसको प्राप्त यदि कर लिया है तो उसको प्रभावशाली ढंग से कैसे खर्च किया जाए, उसे कैसे उपयोग किया जाए ताकि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। ठीक है, इसके अलावा किस प्रकार से उसका प्रचालन किया जाए, ठीक है, कार्य किस प्रकार से किए जाएं, इस सभी के लिए उत्तरदायी होता है वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, जो धन का प्रबंधन होता है वो इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है? तो जे.एल. मैसी का यह कथन है। कैसे आप इसे याद करेंगे? तो मैसी किससे रिलेटेड है? ठीक है, मैसी जो है मौसी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। मौसी जी होती हैं हमारी, ठीक है, मौसी जी होती हैं। आप कभी बचपन में मौसी जी के घर गए होंगे या फिर मौसी जी आपके घर आई होंगी तो जाते समय क्या होता है कि मौसी जी आपको कभी ना कभी तो पैसे देकर गई होंगी और बोला होगा जाना बेटा दुकान पर, दुकान से टॉफी खरीद लेना, चॉकलेट खरीद लेना। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया? आपके वित्त का प्रबंध हो गया। ठीक है, आपके धन का प्रबंध हो गया चॉकलेट खरीदने के लिए। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंधन से संबंधित ये कथन किसका हो जाता है? जे.एल. मैसी का ये कथन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मासी जी से इस कथन को क्या कर सकते हैं? इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? तो देखिए दोस्तों, आत्मविश्वास क्या है, उसे जागृत आखिर किया क्यों जाता है, जागृत करने की आवश्यकता होती क्यों है? ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आत्मविश्वास जागृत करते हैं यदि हम किसी का तो वो कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, मान के चलते हैं आपका व्यवसाय है, व्यवसाय में एक कर्मचारी है। ठीक है, जब आप कर्मचारी के अंदर जो है उसके आत्मविश्वास को जागृत करेंगे कि आपके लिए वो कार्य दिया गया है तो आपको वो कार्य करना है, जल्दी से जल्दी आप उस कार्य को करें। ठीक है, उसके लिए आप अभिप्रेरित करेंगे, उसके लिए कुछ एक प्रकार से कहेंगे कि लालच भी देंगे। ठीक है, और सकारात्मक प्रेरणा भी आप उसे देंगे। ठीक है, ताकि वो काम को जल्दी से जल्दी करे। तो यहाँ पर देखिए, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाता है? ये प्रेरित करना कहलाता है। ठीक, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। और आप स्वयं को भी तो प्रेरित कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप स्वयं को प्रेरित कर रहे हैं पटवारी बनने के लिए। ठीक है, पटवारी की आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपका आत्मविश्वास ही तो है। आप अपने आत्मविश्वास से क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं और एक प्रकार से पटवारी बनने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे स्वयं के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस
प्रकार की पद्धति है? लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दोहरा लेखा प्रणाली आपको पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है। तो हम दोहरा लेखा प्रणाली देखेंगे, इससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, जो लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली है वो एक वैज्ञानिक प्रणाली है। अब आप कहेंगे सर पढ़ तो रहे थे प्रबंधन, लेकिन यहाँ पर लेखांकन कहाँ से आ गया? तो दोस्तों, लेखांकन एक प्रबंधन का ही क्या है, पार्ट है, और यहाँ पर लेखांकन से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस पद्धति पर आधारित है? वैज्ञानिक पद्धति पर। देखिए, जो आपका प्रबंधन है, जो प्रबंध है वो क्या है? वो विज्ञान एवं कला दोनों है। एक क्वेश्चन पहले ही पूछा जाता है कि प्रबंध क्या है, तो वहां पर 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, प्रबंध विज्ञान है, प्रबंध कला है, ऑप्शन सी होगा प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। तो प्रबंध क्या है दोस्तों? विज्ञान एवं कला दोनों है। उसमें से जो आपकी लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली है वो एक वैज्ञानिक पद्धति है। क्यों है? क्योंकि किसी भी विषय के विस्तृत ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो ये जो दोहरा लेखा प्रणाली है ये लेखांकन का विस्तृत ज्ञान ही तो है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक पद्धति कहेंगे, ठीक है। अब दोहरा लेखा प्रणाली है क्या? तो देखिए दोस्तों, कोई भी आप व्यवसाय करते हैं या फिर कुछ आप खरीदते हैं तो वहां पर 2 पक्ष होते हैं, एक तो खरीदने वाला, एक बेचने वाला। यदि आपने मान के चलते हैं कुछ खरीदा है, आपने मान के चलते हैं क्या खरीदा है? आपने एक फर्नीचर खरीदा है, ठीक है। आपने एक फर्नीचर खरीदा, तो आपने जब ये खरीदा तो आपके पास क्या आया? आपको मिला फर्नीचर, लेकिन आपने दिया क्या है? किसके बदले खरीदा? आपने कैश के बदले में फर्नीचर खरीदा। कैश मतलब रोकड़ या फिर पैसा, ठीक है। तो कैश के बदले में आपने फर्नीचर खरीदा है, तो आपके पास आया फर्नीचर और गया कैश। जब आप पुस्तकों में अपनी जो लेखांकन होता है उसमें इन दोनों का लेखा करते हैं, क्या आया? फर्नीचर आया, तो फर्नीचर को क्या कर देंगे? डेबिट पक्ष में लिख देंगे। गया क्या? कैश गया, तो कैश को क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। तो इसी को तो हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। जब दोनों पक्षों का लेखा होता है एक किसी एक की बुक में, तो उसे हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। कोई भी बैकग्राउंड आप रखते हो, साइंस, आर्ट या फिर कॉमर्स, कॉमर्स वाले तो समझते ही हैं, ठीक है। MBA वाले समझते हैं, बाकी साइंस और आर्ट वालों को भी समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है, मेरा मानना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? कोई विक्रेता है, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में उसने जो लेखा किया है वो क्या कहलाएगा? तो उत्पाद मद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद मद कहलाएगा। मद क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जब कोई आप वस्तु बेचते हैं या फिर कोई आप कार्य करते हैं तो उसे आप लिखते हैं अपनी पुस्तकों में। जैसे कोई एक कार्य किया तो उसे एक जगह पर लिख लिया, दूसरा कार्य किया तो उसे दूसरी जगह पर लिख लिया, तीसरा कार्य किया तो उसे तीसरी जगह पर लिख लिया। ये हो जाती हैं आपकी मद है। ये 1 मद हो गई, 2 मद हो गई, 3 मद हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? उत्पाद मद है, ठीक है। विक्रेता की सूची एवं एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाती है? उत्पाद मद कहलाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक होता है? नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक होता है? अब भाई ये नियोजन आया, संगठन आया, ठीक है। तो ये क्या है? देखिए, इसका सबसे पहले आंसर तो हो जाएगा आपका संगठन का। नियोजन द्वारा जो लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक होता है? तो ये संगठन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, नियोजन क्या है दोस्तों? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है दोस्तों? प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग नियोजन का मतलब होता है। यदि हम प्रबंध की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये मैनेजमेंट के कुछ कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है? नियोजन कार्य होता है। कोई भी आप व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय के अलावा कोई भी आप कार्य करेंगे, ठीक है, वहां पर सबसे पहले आप मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे? नियोजन के माध्यम से। क्या होंगे? जो आपके लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे, उद्देश्यों को आप निर्धारित करेंगे। जब आप लक्ष्यों को निर्धारित कर लेंगे तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप एक संगठन का निर्माण करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। जैसे संगठन क्या है? तो व्यक्तियों का समूह जो मिलकर कार्य करता है किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वो संगठन कहलाता है। तो आप संगठन बनाएंगे। जैसे मान के चले आपने एक स्कूल ओपन किया, ठीक है। स्कूल ओपन करने के बाद में आपने
उसके लक्ष्य निर्धारित कर लिए कि भाई हमारे लिए 12वीं तक स्कूल ओपन करना है, ठीक है। आपने उसमें 12 कक्षा बना दी, सभी के सेक्शन अलग अलग कर दिए। अब उनका संचालन कैसे होगा, तो उनमें कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, एक संगठन होगा, आप टीचर्स को रखेंगे, ठीक है, और स्कूल में कर्मचारियों को रखेंगे, किसका क्या कार्य होगा वो आप निर्धारित करेंगे। ये किसका कार्य, ये संगठन का कार्य, ये ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद में देखिए ये आपने संगठन बना लिया, सब कुछ निर्धारित कर लिया, अब उन पदों को भरना भी तो है। तो इसके बाद में क्या आ जाता है दोस्तों, नियुक्तिकरण आ जाता है। क्या आ जाता है, नियुक्तिकरण। फिर आप कर्मचारियों की नियुक्तियां करेंगे, ठीक है। ये अगला कार्य है मैनेजमेंट का। पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण के बाद में चौथा कार्य आ जाता है दोस्तों, जो आपका हो जाएगा निर्देशन, ठीक है। क्या आएगा, निर्देशन, ठीक है। आपने नियुक्ति कर ली कर्मचारियों की, अब नियुक्ति करने के बाद में आप उनको निर्देश देंगे, ठीक है। क्या देंगे, निर्देश देंगे कि हमारे लिए ये कार्य करना है, ऐसे करना है, ये हमारे लक्ष्य इनकी प्राप्ति करनी है, ठीक है। निर्देशन के बाद में अगला जो कार्य आ जाता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जैसी कि पहले एक क्वेश्चन में देखा अभिप्रेरणा, ठीक है। निर्देश देने के बाद में क्या करेंगे, आप उनको अभिप्रेरित करेंगे, वो कार्य करने के लिए आप प्रेरित करेंगे, ठीक है, कि ये कार्य हमें करना है, इतनी समय अवधि के अंतर्गत करना है, ऐसे करना। अभिप्रेरणा कई प्रकार की होती है, सकारात्मक अभिप्रेरणा हो जाती है, नकारात्मक अभिप्रेरणा हो जाती है, ठीक है। नकारात्मक अभिप्रेरणा में आप क्या करते हैं, कर्मचारियों को डांट फटकार के माध्यम से कार्य कराएंगे, ठीक है, और सकारात्मक में उनका वेतन बढ़ा देंगे, उनके मनोबल की वृद्धि कर देंगे। तो ये आपकी अभिप्रेरणा के भी क्या हो जाते हैं, ये प्रकार हो जाते हैं। अभिप्रेरणा के बाद आता है दोस्तों क्या, जो प्रमुख कार्य है वो होते हैं नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि जो आपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया है, सब कुछ मतलब उनको निर्देश वगैरह दिया, वो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी अदर मैनेजमेंट में जो भी मैनेजमेंट के अंदर कार्य होते हैं सब वो नियंत्रण के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर नियंत्रण करना होता है, ये अंतिम कार्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबंध मैनेजमेंट का अंतिम कार्य कौन सा है, तो नियंत्रण दोस्तों, ठीक है। नियंत्रण क्या है, मैनेजमेंट का अंतिम कार्य है, नियोजन मैनेजमेंट का प्रथम कार्य है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दो अन्य कार्य भी होते हैं, एक दोस्तों आपका संप्रेषण होता है, संप्रेषण के अलावा एक आपका समन्वय होता है। तो ये संप्रेषण और समन्वय ये दो जो है मैनेजमेंट के ही कार्य होते हैं, इन्हीं के अंदर रखे जाते हैं, लेकिन ये 6 प्रमुख हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, वित्तीय विवरण और जो बही खाते हैं वो क्या होते हैं, वित्तीय लेखांकन से संबंध रखते हैं। वित्तीय लेखांकन, वित्तीय विवरण क्या है, तो साल के अंत में कुछ विवरण तैयार किए जाते हैं, जैसे कि आपका लाभ हानि खाता, जो आपने व्यवसाय किया उसमें लाभ हानि खाता जो है तैयार किया जाता है, और एक चिट्ठा जैसे हम कहते हैं बैलेंस शीट कहते हैं, वो बैलेंस शीट तैयार की जाती है। ये वित्तीय विवरण कहलाते हैं, ठीक है, जो साल के अंत में तैयार होते हैं। तो वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंधित, तो ये वित्तीय लेखांकन से, ठीक है। वित्तीय लेखांकन ही तो है वित्तीय विवरण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने, किसी व्यक्ति, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है, तो ये कमीशन कहलाता है। कोई व्यक्ति है, मान के चलते हैं आपका एक बिजनेस है, यहाँ पर आपका ये एक बिजनेस है, ठीक है, ये एक बीच का भी, ठीक है, ये आपका एक बीच का पर्सन हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है, ये आपका हो जाता है ग्राहक, यहाँ पर आपका क्या आ जाए, ग्राहक आ जाएगा। अब ये व्यक्ति आपके बिजनेस से कोई क्या होगा, कोई उत्पाद आपका, कोई आपके जो है सामान को बिकवाएगा, तो इसको आप क्या देंगे, कमीशन देंगे, ठीक है। तो कमीशन मतलब दलाली जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कमीशन हो जाता है। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या होता है, तो ये कमीशन उसे हम देते हैं, ठीक है, कमीशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कार्मिक प्रबंध किसका एक नया रूप है। कार्मिक प्रबंध किसका एक नया रूप है, तो देखिए दोस्तों, मानव संसाधन प्रबंध। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मैनेजमेंट पढ़ा हमने, उसमें एक वित्तीय प्रबंध आया, वित्तीय प्रबंध के अलावा क्या आया यहाँ पर, जो है मानव संसाधन प्रबंध आया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जो मानवों से संबंधित आपके कार्य होते हैं व्यवसाय में, मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई कार्य है, कोई एक विभाग है, विभाग में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, ठीक है, क्या अलग से कर्मचारी वहाँ पर लाने चाहिए व्यवसाय में, ठीक है, क्या जितने कर्मचारी उनसे कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो देखरेख करता है ये मानव संसाधन प्रबंध करता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आसानी समझ सकते हैं। कार्मिक प्रबंध, ठीक है, कार्मिक मतलब कर्मचारी, यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर कार्य करने वाले, ठीक है, कार्य करने वाले। इसका प्रबंध किसका नया रूप है, तो ये
मानव संसाधन प्रबंध का ये नया रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि राम ने नगद माल बेचा, यदि राम ने नगद माल बेचा तो प्रविष्टि कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा प्रविष्टि को? तो यदि राम ने नगद माल बेचा है तो उस प्रविष्टि को कहाँ पर? कैश बुक में, रोकड़ बही के अंदर वहाँ लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? कैश बुक के अंदर, रोकड़ बही के अंदर वहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को कराने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है। ध्यानाकर्षण, अब देखिए अभिप्रेरणा है, ये क्या है दोस्तों? अभिप्रेरणा है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात की। देखिए ध्यानाकर्षण क्या है, मान के चलते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं हम एक क्लास का। ठीक है, मतलब एक आप एक टीचर हैं। ठीक है, आप एक टीचर हैं, स्वयं को आपको एक टीचर मानना है। ठीक है, या फिर यदि बिजनेस का उदाहरण लेते तो आप एक कंपनी के क्या कह सकते हैं कि आप एक प्रबंधक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक टीचर हैं, क्लास का उदाहरण लेते हैं। अब जो आपके बच्चे हैं क्लास के अंदर, उन्हें उनका ध्यान आकर्षण और लालच, जैसे हम उनको कोई होमवर्क देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों? होमवर्क देते हैं, तो उन्हें एक प्रकार से कहते हैं कि बेटा ये होमवर्क करके जो लाएगा उसको कल क्या मिलेगी? उसको टॉफ़ी मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? होमवर्क करने के लिए उसे अभिप्रेरित करते हैं लालच देकर। ठीक है, टॉफ़ी का लालच देकर अभिप्रेरित करते हैं ताकि वो कार्य को कर दे। इसके अलावा ध्यान आकर्षण से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, आप क्लास में किसी बच्चे का बार बार नाम से उसे पुकारते हैं, ठीक है, उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, वो उसका ध्यान आकर्षण आप अपनी ओर करते हैं। ठीक है, और अच्छा भी लगता है जब आप क्लास में बैठे हों, जब आप स्कूल में रहे होंगे, तो सर यदि आपको आपके नाम से बुलाते हैं, बार बार आपकी ओर ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस आपको देते हैं, तो ये एक प्रकार से अभिप्रेरणा का ही ये एक अंग हो जाता है। ठीक है, आप अभिप्रेरित होते हैं कार्य को और अच्छे तरीके से करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस उदाहरण के माध्यम से इसे समझ पाए होंगे। ध्यान आकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को कराने के लिए इच्छा को एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय, देखिए जहां पर पब्लिक मैनेजमेंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो पब्लिक मैनेजमेंट मतलब मानव संसाधन, पब्लिक मैनेजमेंट मतलब मानव संसाधन। ठीक है, तो हिंदी में मानव संसाधन बोल देते हैं, इंग्लिश में पब्लिक मैनेजमेंट बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? मानव संसाधन प्रबंध ही तो हो जाएगा। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किससे है? तो मानव संसाधन प्रबंध से ये संबंध हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। कब दोस्तों? 1948 में ये पारित किया गया था। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले समान पारिश्रमिक अधिनियम पढ़ा था। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में किया गया था और ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी देयतिथि को, देखिए यदि किसी देयतिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देयतिथि क्या होगी? देयतिथि से क्या तात्पर्य है? आपने किसी से माल खरीदा, ठीक है, आपने किसी से माल खरीदा, लेकिन आपने उससे बोला कि मैं आपको 3 दिसंबर को पैसे दे दूंगा, 3 दिसंबर को पैसे दे दूंगा, लेकिन आज क्या हो गया? अवकाश हो गया, आज की क्या हो गई? आज की छुट्टी हो गई मान के चलते हैं, तो अब आप उसको कब पैसे देंगे? अगली देय तिथि क्या होगी? अगला दिन ही तो होगा, 4 दिसंबर होगी ना, तो अगली देय तिथि क्या होगा? अगला दिन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगला दिन। यदि किसी देय तिथि को अचानक से अवकाश हो जाता है तो अगली देय तिथि क्या होगी? अगला दिन हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा कहलाती है? आप स्वयं, देखिए आप स्वयं पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये स्वयं की इच्छा से ही तो देख रहे हैं, स्वयं की इच्छा से देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ये एक सकारात्मक प्रेरणा कहलाएगी। ठीक है, सकारात्मक प्रेरणा ये कहलाती है। यदि कोई कार्य कोई अपनी इच्छा से करता है बालक, तो यह एक सकारात्मक प्रेरणा हो जाती है। ठीक है, यदि इसे कोई करवाता, यदि आपसे कोई करवाता, आपके ऊपर कोई डंडा लेके खड़ा हो जाता आपके पीछे, ठीक है, और वहाँ से दिखाता, कोई आपके ऊपर निशाना तान के खड़ा होता सामने, तो वो एक क्या होती? वो नकारात्मक अभिप्रेरणा होती। ठीक है, कि आप मन से नहीं कर रहे हैं, आपको ये कार्य कोई करवा रहा है खड़ा होकर, तो नकारात्मक। ये सकारात्मक होती है जो मन से करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको कितने स्टाफ की जरूरत है? देखिए इसके बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी हमने। आपको कितने स्टाफ की जरूरत है? क्या
उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है। इसकी पूर्ति कौन करेगा? ठीक है, तो मानव संसाधन प्रबंध इसकी पूर्ति करेगा यदि आपको जरूरत होगी। ठीक है, किसकी? स्टाफ की जरूरत होगी, कर्मचारियों की जरूरत होगी, कर्मचारियों की जरूरत, सेवाओं की जरूरत होगी, तो मानव संसाधन प्रबंध इसकी क्या करेगा? इसकी पूर्ति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंध की किस प्रकार की चुनौती है? राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंध की किस प्रकार की चुनौती? तो ये एक बाहरी चुनौती है। जैसे देखिए दोस्तों, वित्त का प्रबंध है, ये वित्तीय प्रबंध का एक कार्य होता है, वित्त का प्रबंधन कार्य। ठीक है, तो वो आंतरिक चुनौती है। ठीक है, लेकिन ये बाहरी चुनौती है यदि राजनीतिक तरीके से कोई प्रभाव आता है। देखिए, राजनीति का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है कि किसी भी व्यवसाय पर। ठीक है, यदि सरकार कोई योजना बना देती है तो उससे व्यवसाय को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। ठीक है, जैसे सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया था, तो वो एक राजनीतिक चुनौती के अंतर्गत आता है। एकदम से कोई बदलाव कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए। ठीक है, तो ये राजनीतिक चुनौती है। मानव प्रबंध की कौन सी चुनौती है? बाहरी चुनौती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुना। किसी कंपनी ने, कितना सिंपल क्वेश्चन, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के लिए चुना, जैसे कि माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, पेप्सी, सलमान खान, बोलो जुआ केसरी, अक्षय कुमार, ठीक है, अजय देवगन, शाहरुख खान। तो ये क्या है दोस्तों? ये विपणन। विपणन क्या है? विपणन का जो इंग्लिश में अर्थ होता है मार्केटिंग। क्या होता है दोस्तों? मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग करना। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के लिए प्रचार को चुना, मतलब ब्रांड एम्बेसडर उसे बना दिया है। तो यह किस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा? यह विपणन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, विपणन प्रक्रिया मतलब मार्केटिंग। ठीक है, यह क्या है? प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये मार्केटिंग कहलाता है। तो विपणन प्रक्रिया याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? एक मशीन को खरीदा जाना अब किस प्रकार का व्यय हो जाता है? देखिए दोस्तों, जो आपका व्यवसाय है, व्यवसाय में कई प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, उनमें से एक कई प्रकार के व्यय होते हैं, एक पूंजी व्यय है उनमें से। ठीक है, जो पूंजी व्यय है ये कब कहलाएगा पूंजी व्यय? तो कोई ऐसी वस्तु जब आप खरीदते हैं जो स्थायी है। ठीक है, जो स्थायी, जैसे देखिए मशीन खरीदी, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मशीन का कार्यकाल 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा या फिर 1 महीने का हो। ये एक स्थायी संपत्ति है आपकी। ठीक है, सालों साल आप इससे कार्य ले सकते हैं, 10 साल तक, 20 साल तक काम आप इससे ले सकते हैं। ये आपकी एक स्थायी संपत्ति है। इसके अलावा फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर आपने खरीदा, तो दोस्तों फर्नीचर भी एक स्थायी संपत्ति है, क्योंकि एक बार खरीदना होता है और कई सालों तक आप इससे काम ले सकते हैं। इसके अलावा आपने एक भवन खरीदा। क्या खरीदा? भवन खरीदा। ठीक है, कोई मकान संपत्ति खरीदी थी, ये भी आपकी स्थायी संपत्ति। जो स्थायी संपत्तियों में किया गया व्यय पूंजी व्यय कहलाता है। ठीक है, याद रखना है, स्थायी संपत्तियों में किया गया व्यय पूंजी व्यय कहलाता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नेतृत्व का एक विशेषक सिद्धांत है, ये पूर्व धारणा है। ठीक है, ये एक प्राचीन सिद्धांत है, लेकिन वर्तमान में ये बदल चुकी है, वर्तमान में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नेतृत्व का एक विशेषक सिद्धांत कौन सा है? नेता जन्मजात होते हैं। नेता के अंदर जो नेतृत्व के गुण होते हैं, पहले ये माना जाता था कि वो जन्मजात होते हैं। यदि उसका बाप, उसका दादा किसी का नेता रहा है तो ही वो आगे नेता बन सकता है, क्योंकि उसके जो गुण उसमें आते थे वो जन्म से होते थे। ठीक है, ये विशेषक सिद्धांत था पहले, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो आजकल एक अलग ही होड़ मची हुई है बच्चों में, या फिर कह सकते हैं कि जो नवयुवा में नेता बनने की, उनका बैकग्राउंड नेतात्मक रहा है एक प्रकार से, उनके बाप दादा नेता रहे या नहीं, लेकिन बेटा नेता बन सकता है। ठीक है, तो ये नई अवधारणा है, लेकिन ये पुरानी अवधारणा विशेषक सिद्धांत यही कहता है कि नेताओं के जो लक्षण होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जन्मजात से संबंधित लक्षण इनके होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हमें तो क्वेश्चन से मतलब है भाई, अब ये इन्होंने जैसे पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है, जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों संयुक्त बैंक खाता। कौन सा बैंक खाता? ये संयुक्त बैंक खाता कहलाता है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है, संयुक्त बैंक खाता आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार से बांटेंगे? ठहराव के अभाव में एक कठिन शब्द है। ठीक है, तो इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है,
देखिए दोस्तों, मान के चलते हैं आपने किसी व्यवसाय को क्या किया, आपने स्थापित किया, पार्टनरशिप में स्थापित किया, ठीक है। तो आपने वहाँ पर कोई भी समझौता नहीं किया है कि जैसे कि आपके मान के चलते हैं 2 पार्टनर है, एक आप हो, एक आपका कोई मित्र है, ठीक है। आपने कोई समझौता नहीं किया है, तो वहाँ पर समान अनुपात में आप लाभ का क्या करेंगे, लाभ या हानि जो होगी उसे बांटेंगे, ठीक है। जब आपने कोई समझौता नहीं किया है तो आप समान अनुपात में मान के चलते हैं। समझौता यदि आप पहले कर लेते हैं कि मैंने 50,000 रुपये लगाए हैं, मतलब छोटा व्यापार है, और सामने वाले व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है कि या तो आप क्या कर लेंगे, या तो आप अपनी पूंजी जो आपने माल लगाया है उसके अनुपात में आप क्या कर लेंगे, इसे बांट लेंगे, या फिर यदि समझौता नहीं हुआ है तो आप समान अनुपात में बांट देंगे। समझौता मतलब ठहराव नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसे आप समान अनुपात में ही बांटेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं, किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो मानव संसाधन जो विकास कार्यक्रम है ये संगठन का भाग होता है, ठीक है, संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। संगठन क्या है, तो संगठन मैनेजमेंट का कार्य है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, ठीक है, निर्देशन, और इसके अलावा आपका एक अभिप्रेरण और नियंत्रण, ये किसके कार्य हैं, ये मैनेजमेंट के कार्य हैं। और संगठन का एक कार्य क्या है, मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को बनाना भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होता है संगठन के विकास के लिए, ठीक है, संगठन के विकास के लिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है। तो बाजार का अवलोकन करना विपणन प्रक्रिया का कार्य है, विपणन प्रक्रिया का कार्य है, मार्केटिंग का कार्य है बाजार का अवलोकन। बाजार का अवलोकन इन द सेंस, देखिए जैसे बाजार है, आपके बाजार में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। बाजार में कभी कभी आपने देखा होगा, अभी ये कभी फटे जीन्स का ट्रेंड आ जाता है, ठीक है, कभी ये छोटे जीन्स का ट्रेंड आ जाता है। तो ये इसका अवलोकन करना विपणन का कार्य है। उसी के अनुसार क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिसके माध्यम से सही ग्राहक तक सही वस्तुएं पहुंचाई जा सकें, ठीक है। तो ये बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है, विपणन प्रक्रिया का ये एक कार्य हो जाता है, ठीक है, विपणन प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के लिए बीच में समय अंतराल को क्या देखिए, कच्चा माल जो होता है उसकी खरीदी के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है, नगद चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, नगद चक्रण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाता है। देखिए दोस्तों, नेता एक व्यक्ति तभी बन पाता है जब उसमें कोई विशेष गुण होते हैं, ठीक है। उसी में से एक गुण होता है दूरदर्शिता, ठीक है। किसी भी नेता के अंदर दूरदर्शिता का गुण होता है। मतलब वो यदि आज में है, ठीक है, तो आज से 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल, 10 साल बाद की भी वह क्या कर सकता है, दूरदर्शी रखता है। मतलब इतने आगे तक की वह सोच के पहले से चलता है, ठीक है। तो ये उसका कौन सा गुण हो जाता है, भविष्य की कल्पना करना, ये दूरदर्शिता का गुण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय साझेदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, कब पारित किया गया था। तो ये दोस्तों 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। 3 सन अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम 1948 में, ठीक है। और ये यहाँ पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में किया गया था, ठीक है। घटते क्रम में तीनों आपको नोट कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी, देनदारियां होती क्या हैं। तो देनदारी हमारी संपत्ति होती है। मान के चलते हैं हमने किसी को माल क्या किया है, बेचा है। हमने किसी को माल बेचा है अपने व्यवसाय से, लेकिन उसने पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा देनदार हो जाएगा। मतलब जो पैसा हमें किसी से चाहिए वो क्या हो जाएगा, वो हमारी संपत्ति है, ठीक है। वो व्यक्ति हमारा देनदार है, उससे जो पैसा हमें चाहिए वो हमारी संपत्ति है, ठीक है। आवधिक कर्ज जो किसी विशेष अवधि के लिए दिया जाता है वो दीर्घकालीन कर होता है, ठीक है। सामान्यतः 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए दिया गया क्या होता है, कर्ज होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सामूहिक प्रयास किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सामूहिक प्रयास दोस्तों संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ ही होता है किसी भी कार्य को मिलकर करना, किसी भी कार्य को मिलकर करना, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करना, एक साथ कार्य करते हुए ये संगठन है। ठीक है, तो जब सामूहिक प्रयास किए जाते हैं व्यवसाय के अंदर तो वो एक संगठन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, संगठन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण प्लानिंग के अंतर्गत ही तो करेंगे, नियोजन ही तो कहलाएगा। ठीक है, पूर्व निर्धारण करना नियोजन ही तो कहलाएगा। हम प्लानिंग ही तो करते हैं, जैसे कि आपने एक सिलेबस तैयार किया होगा, पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, किस समय पर क्या पढ़ना है और कितने दिनों के अंदर कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपने ये लक्ष्य तो निर्धारित किए हैं, प्लानिंग ही तो की है, तो ये प्लानिंग ही कहलाती है। ठीक है, भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है नियोजन का उद्देश्य कैसा होता है, तो निश्चित होता है या फिर अनिश्चित होता है। तो नियोजन का जो उद्देश्य ये बिल्कुल ही निश्चित होता है। कैसा होता है दोस्तों, निश्चित होता है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो उस समयावधि के अंतर इतने दिन में कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही निश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ESOP का संबंध किससे है। तो ESOP का संबंध मानव संसाधन प्रबंध से है। किससे, मानव संसाधन प्रबंध से ESOP का संबंध। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है। तो ये दोस्तों लूथर गुलिक, किसने कहा है, लूथर गुलिक किसने कहा दोस्तों, लूथर गुलिक ने संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा कहा है। याद रखना है, संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है, तो लूथर गुलिक ने कहा है। अगला क्वेश्चन है वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाला लाभ को क्या कहा जाता है। देखिए, वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर, कोई वस्तु है उसके उपभोग में यदि आप वृद्धि कर देते हैं तो वहां पर आपको एक लाभ प्राप्त होगा। तो इस लाभ क्या क्या कहा जाएगा, वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता के नाम से हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है। ठीक है, प्रबंध के द्वारा जो है प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है, तो निर्णयन कहलाता है। ठीक है, निर्णयन कहलाता है। निर्णयन किसके बाद में आता है, तो देखिए संगठन के बाद में क्या होगा आपका नियुक्तिकरण के बाद में क्या आएगा आपका निर्णयन आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे विकल्प होते हैं और उन विकल्पों को चयन करना, उन विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प का उपयोग करना, ये क्या कहलाएगा, निर्णयन कहलाएगा। ठीक है, निर्णय लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका निर्णय हो जाता है, आसानी समझ सकते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है। उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है, तो औपचारिक संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, उच्चाधिकारियों, जब उच्च अधिकारियों द्वारा एक नियोजित व्यवहार होता है। ठीक है, तो औपचारिक संगठन ये कहलाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है स्टॉक किया गया माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है, तो इन्वेंटरी। ठीक है, जो माल स्टॉक किया गया है गोदाम के अंदर, ठीक है, उस माल के आकार एवं कितना प्रतिशत वो बचा हुआ है, अभी कितना माल आपका रखा हुआ है, इसकी विशिष्टता को कौन दर्शाएगा, तो इन्वेंटरी के माध्यम से हमें ये पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है। तो यही हमने कुछ देर पहले अभी देखा कि नेतृत्व जन्मजात होता है। ठीक है, पुरानी विचारधारा यही कहती है नेता जन्म लेते हैं, तैयार नहीं किए जाते हैं। ठीक है, नेता जन्म लेते हैं, ये इसकी पुरानी विचारधारा, लेकिन वर्तमान में नेता तैयार होने लगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो ग्राहक की प्रतिक्रिया। ठीक है, ग्राहक की प्रतिक्रिया, एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। देखिए, जो विपणन है, जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में विभिन्न प्रकार से पैकेजिंग के माध्यम से, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के माध्यम आदि से आपने क्या किया, मार्केटिंग की किसी वस्तु की, उसके बाद में ग्राहक ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की अपनी। ठीक है, क्या आपने जो एडवर्टाइजमेंट की, ग्राहकों ने उसे पसंद करते हुए सामान को खरीदा। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रतिक्रिया हो जाएगी, जो कि ग्राहक की प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, ग्राहक की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण मानी जाएगी। अगला है संपत्तियों को व्यवहार में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है। संपत्तियों को
व्यवसाय में, संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो आगम उपार्जन हेतु। क्या? आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण विवेकपूर्ण, ठीक है, देश में उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जाता है? तो लोक सेवा आयोग जो होता है मानव प्रबंधन का एक रूप माना जाता है। ठीक है, किस प्रकार का? मानव प्रबंधन का रूप माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण किसका भाग है? तो वित्तीय विवरण लेखांकन का भाग है। ठीक है, या फिर लेखांकन वित्तीय विवरण का भाग नहीं, बल्कि जो वित्तीय विवरण है वो लेखांकन का भाग हो जाता है। ठीक है, वित्तीय विवरण या फिर वित्तीय प्रबंधन के अंदर क्या आएगा? लेखांकन आएगा, और लेखांकन के अंदर क्या आ जाएगा? वित्तीय विवरण आ जाता है। ठीक है, वित्तीय विवरण जैसे कि लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट जो तैयार की जाती है वर्ष के अंत में, वो वित्तीय विवरण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विपणन का मुख्य बिंदु क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा जस्ट ग्राहक होता है। ठीक है, ग्राहक की विपणन का जो है मुख्य बिंदु होता है, या फिर विपणन की जो प्रक्रिया है उसमें ग्राहक की प्रक्रिया क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, विपणन के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, इसे आप देख सकते हैं, और इस प्रकार के और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। लगभग दोस्तों यहाँ पर कितने 40 मिनट की वीडियो, 35 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसे फिर ज़्यादा लोग स्किप करके चले जाते हैं, नहीं देखते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को इतना ही इसकी लेंथ रखें। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस को रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत से क्वेश्चन सीखे भी होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, उसे शेयर जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और इस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।